नमस्कार, मैं हूं के.एस. चौहान। मलुक्का आईएएस में आप सबका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अब जो इंतजार की घड़ी थी वो अब दूर हो चुकी है और सबको बेसब्री से इंतजार था कि पंजाब पीसीएस अब कब आएगा। अब पंजाब पीसीएस ने एक बेहतरीन 322 वैकेंसी के साथ पंजाब में एक लंबे समय के इंतजार के बाद इसकी शुरुआत की है। अब आप समझिए, अब पंजाब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है कि वो तैयारी करें और अब मलुक्का आईएएस के साथ तैयारी आसान हुई है। सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो बेहतरीन तरीके से बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। हम रटाते नहीं, हम सिखाते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? कि स्ट्रेटेजी ये होगी बच्चों कि हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और बेसिक से शुरुआत करके धीरे धीरे एडवांस की ओर चलते रहेंगे। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग, ये साथ साथ होता रहेगा। तो इस चांस को मिस मत करिए और मलुक्का आईएएस के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और अपने जो आपका उद्देश्य है पंजाब के अंदर पंजाब सरकार के साथ एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर सेवा करें। तो इसी के साथ हम अपने मिशन की शुरुआत करते हैं, मिशन मलुक्का आईएएस। तो बच्चों, हम सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वर्सेस इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी। तो बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो आज हम इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत करेंगे। लेकिन इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत करने से पहले हमें इकोनॉमिक्स को थोड़ा समझना होगा कि आखिर इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। जिसे हम जानते हैं इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और वहीं पर अगर हम इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन है। मतलब आप समझिए कि इकोनॉमिक्स को आप पढ़ रहे हो, आप जान रहे हो कि महंगाई क्या होती है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो और मार्केट में देखते हो कि कल पेन जो 10 रुपए का था आज 11 रुपए का है, तो आपने ये देखा मार्केट में उसी जो चीज आपने पढ़ी है वो अब मार्केट में आपने देखा है। तो जो आप देख रहे हो इस सब्जेक्ट में जो चीज पढ़ी है उसके एप्लीकेशन को जो आपने देखा, उस एप्लीकेशन को ही, उस प्रोसेस को ही हम इकोनॉमी कहते हैं। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आखिर इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। जो हम सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो वो हमारा इकोनॉमिक्स है और जो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई करते हैं तो वो इकोनॉमी है। तो हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना बल्कि इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। अब इंडियन इकोनॉमी अगर हम पढ़नी है तो इसी के साथ सबसे पहले हमें कुछ टर्म समझना होगा कि इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स के बारे में हमें थोड़ा सा समझना होगा। जैसे ये एक ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है। किससे निकल कर आया है? ग्रीक वर्ड से निकल कर आया। और इस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है? सभी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन, वेरी गुड मॉर्निंग।
तो बच्चों जैसे ग्रीक वर्ड, अब ये दो शब्दों से, ग्रीक वर्ड दो शब्दों से बना है, मतलब ग्रीक वर्ड कौन सा है, तो ओइकोनोमिया, ये है ओइकोनोमिया। अब यहां इसको अगर हम अलग करें तो एक वर्ड तो है ओइको, एक वर्ड तो आपका ओइको, एक आपका है नोमिया। तो अब आप इसको देखो कि ओइको का मतलब क्या है और नोमिया का मतलब क्या है। इस ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड, और नोमिया का मतलब क्या है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। अब सपोज करते हैं आपके घर के अंदर भी, अगर आपके घर के अंदर आपने क्या देखा होगा, ये देखा होगा कि इस साल या इस महीने हमारी इनकम 1 लाख रुपए है, और उस 1 लाख रुपए में हमें कहां कहां खर्च करना है उसका मैनेजमेंट आप जानते होंगे। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखा देता है, प्रैक्टिकल लाइफ में इकोनॉमिक्स हमें मैनेजमेंट ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, इन सबको सिखाने का काम कौन करता है, तो वो करता है इकोनॉमिक्स। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि इकोनॉमिक्स कैसे बना है, क्या बनता, कैसे बना है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जब हम इकोनॉमिक्स की बात की हमने, जब इकोनॉमिक्स की बात की तो ये इकोनॉमिक्स को अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स ने इसको डिफाइन किया। जो इसको डिफाइन किया है वो अलग अलग बाय द इकोनॉमिस्ट अलग अलग तरह से इसको डिफाइन किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये डिसमल साइंस है, डिसमल साइंस है। भाई इससे फ्यूचर के बारे में कुछ बताता नहीं है, ये सिर्फ बताता है पास्ट में क्या हुआ, लेकिन फ्यूचर के बारे में तो इसने बताया नहीं। मान लो सपोज करते हैं कि भाई पीछे जो प्रोडक्शन हुआ है हमारा, तो उसकी तो कैलकुलेशन हमारे पास है, लेकिन फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन होगा क्या किसी को पता है, तो आंसर नहीं पता। इसी कारण कहीं ना कहीं इसे डिसमल साइंस कहा जाता है। कुछ लोग क्या कहते हैं इसको, कुछ लोग इसे पुअर साइंस कहते हैं, पुअर साइंस कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये पुअर साइंस है। पुअर साइंस क्यों, क्योंकि ये मैनेजमेंट सही नहीं कर पाता। भाई इतना लंबा समय हो चुका है और कब से इकोनॉमिक्स चला आ रहा है, कितने इकोनॉमिस्ट को नोबेल प्राइजेस ये सारी चीजें मिल चुकी हैं, लेकिन क्या आपने देखा कि क्या भारत के अंदर गरीबी दूर हो पाई है, पूरी दुनिया के अंदर भूखमरी खत्म हो पाई है, तो आंसर नहीं। जवाब आप क्या क्या रहेगा, नहीं। तो अगर ये जवाब नहीं में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स ने मैनेजमेंट सही किया ही नहीं। दूसरी बात आती है, कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करता है। इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करता है, राइट। लेकिन भाई परिवार के अंदर कुछ ऐसे भी तो वर्ग हैं जिसमें जो पूरे दिन काम करते हैं लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट नहीं बनते, जैसे मदर है, जैसे वाइफ है, जैसे सिस्टर है, जैसे डॉटर है। तो ये केयरिंग इकोनॉमी का पार्ट है, ये केयर करने वाले लोग हैं। तो क्या अगर केयर अगर कर रहे हैं तो क्या ये इनकी वेज नहीं होनी चाहिए, क्या इनको भी जीडीपी का पार्ट नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। अब बात आती है कि यहां स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, लेकिन कहीं ना कहीं किस बारे में फेल हो रहा है, तो यहां इसीलिए फेल होने की कगार पर ये आता है। लोग कहते हैं कि भाई ये
प्रॉपर वे में इसको केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही ये कैलकुलेट करता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ये क्या नहीं करता, तो ये नहीं बताता। कहीं ना कहीं इसे फेलियर साइंस भी कहा जाता है, इसको फेलियर साइंस भी कहते हैं, फेलियर साइंस या साइंस ऑफ फेलियर, फेलियर साइंस भी कहते हैं। भाई फेलियर साइंस क्यों कह रहे हैं? किसी को पता था कि 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस कब आएगा? किसी को पता था कि 1929 का डिप्रेशन कब आएगा? नहीं पता था। ये तो पता चल गया क्यों आया, लेकिन ये नहीं पता क्यों आया, ये नहीं, लेकिन कब आएगा ये किसी को प्रेडिक्ट नहीं था। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता तो इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि ये फेलियर साइंस है। अब दूसरी बात ये आती है, तो अब हम यहां आगे और किसकी बात करते हैं, तो यहां पे एक बात आती है कि कहीं ना कहीं ये सोसाइटी की कैपेसिटी यूजिंग द स्कार्स रिसोर्सेस, इसका मतलब ये है कि ये साइंस ऑफ चॉइस भी है, साइंस ऑफ चॉइस भी है। इसे चुनाव का विज्ञान भी कहते हैं, इसे साइंस ऑफ स्कार्सिटी, क्योंकि ये सिखाता है, क्या सिखाता है कि हाउ टू यूटिलाइज स्कार्स, हाउ टू यूटिलाइज स्कार्स resources to fulfill unlimited wants, unlimited wants। इसका मतलब ये हुआ, ये इकोनॉमिक्स ये भी बताता है, ये भी स्टडी करता है कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास भाई लिमिटेड तो रिसोर्सेस है, लिमिटेड रिसोर्सेस है और अनलिमिटेड वांट्स है, अनलिमिटेड वांट्स है। जब अनलिमिटेड वांट्स हैं तो यहां पर एक मुद्दा आता है, वो क्या है? वो मुद्दा आता है कि भाई चॉइस कैसे करें। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लिमिटेड रिसोर्स को कहीं ना कहीं ये अनलिमिट करने में फेल रहा है। इसलिए ओवरऑल अगर हम कुल कहें कि इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं, कि कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक स्टडीज का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का साइंस इसको कहा जाता है। आई थिंक ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है और क्या नहीं है। अब जो हमारे एडम स्मिथ है, जो हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, कि भाई जो हमारा ये आपके एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने भी अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में, वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसकी किताब है? आंसर एडम स्मिथ की। इन्होंने भी इकोनॉमिक्स के बारे में अलग अलग परिभाषाओं के बारे में बताने की कोशिश की है। अब हमारे पास बात आती है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और थोड़ा सा हम देखते हैं कि जैसे अभी डिस्कस किया कि भाई ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करता है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स में दो बातें आती हैं, ये सिर्फ स्टडी करता है केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसकी स्टडी करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करता है, ठीक है। अब क्या स्टडी नहीं करता? तो आंसर है नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी नहीं करता। तो सबसे पहले तो क्योंकि इकोनॉमिक्स स्टडी केवल किसकी करता है?
किसकी नहीं करता? तो आंसर है ये इसकी नहीं करता। तो आखिर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्या? अरे जिनका संबंध, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर करें, मतलब जिसके करने से मॉनेटरी टर्म मिले, मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म में, मेजर्स इन मॉनेटरी टर्म, मॉनेटरी टर्म। आपने कोई भी काम किया, एग्जाम्पल जैसे फादर जॉब करने गए, तो भाई अगर जॉब करने गए तो उनको तो मंथ में पैसे मिलेंगे, लेकिन जिसको नहीं करते, क्या नहीं करते? नोट मेजर्स, नोट मेजर इन मॉनेटरी टर्म, जिसको मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे केयरिंग, जैसे केयरिंग, फादर की सैलरी या फादर का जॉब, ये क्या है? ये क्या है? तो आंसर है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात कि यहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हुआ क्या? आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तो क्रिएशन हुआ, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, यहां पैसा बढ़ा, यहां प्रोडक्शन हुआ, लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर हुआ जिसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन। अरे भाई, एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। एक पर्सन है, एक पर्सन है, उसने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि मुझे 1 किलोमीटर तक छोड़ दीजिए। आपने उन्हें अपनी कार में बैठाया और 1 किलोमीटर छोड़ दिया। अब 1 किलोमीटर अगर आपने छोड़ दिया उनको, तो क्या उनसे आपने पैसे लिए? नहीं। क्या मिला आपको? संतुष्टि मिली, खुशी मिली सेवा करके। तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और वहीं दूसरी ओर अगर ऑटो वाला या कैब वाला अगर उन बूढ़े पर्सन को लेकर जाता है, तो उनसे वो ले लेता है, 200 रुपए ले लिए उसने। तो यहां ये क्या है? ये उनके लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई। तो यही चीज है, सबसे पहले हमें ये पता चला कि जहां मनी जनरेट हो वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां मनी जनरेट नहीं हो, सेटिस्फेक्शन मिले, लविंग हो, केयरिंग हो, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई जो हमारे पास इकोनॉमिक्स है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। तो आइए हम क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी देख लेते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये हमारा जो इकोनॉमिक्स है, इतना कमी होने के बाद भी, इतने कि भाई ये फेलियर साइंस है, ये डिसमल साइंस है, ये पुअर साइंस है, इतना होने के बाद भी हमारी लाइफ में इसको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि इकोनॉमिक्स हमें क्या दिखाता है? हाउ टू मैनेज द हाउस होल्ड, द नेशन, कंट्री, वर्ल्ड, रिसोर्सेस, इस सबको मैनेज करने का हमें पार्ट सिखा देता है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के पार्ट कि भाई इकोनॉमी किस किस रूप में, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है इसका। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर हम अपने इकोनॉमी की ओर चल पड़ेंगे। अब हुआ क्या, जो रेगनर, हम बात करते हैं कि वह जो रेगनर फ्रिश्च हैं, उन्होंने देखा, रेगनर फ्रिश्च, इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स।
मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब लेकिन ये सबसे अधिक पॉपुलर कब हुआ? जब समय आया इकोनॉमिक डिप्रेशन का। इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929-30, जब 1930 का इकोनॉमिक डिप्रेशन आया 1929-30 में, तो उस समय क्या बात आई? उस समय ये बात आई कि ये कंसेप्ट जो मैक्रो और माइक्रो के बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज्यादा एक हाईलाइटेड हुए। ये हाईलाइटेड क्यों हुए? क्योंकि उस समय इकोनॉमिक डिप्रेशन है, तो सारे इकोनॉमिस्ट की नजर ये पहुंची कि आखिर कमी कहां है। तो कमी जब देखने की बात की गई, तो यहां सबसे पहले एडम स्मिथ साहब आए और उन्होंने ये कहा कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स पर हमें काम करना होगा, तभी जाकर हम उसकी ग्रास रूट तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब एडम स्मिथ साहब यहां पर आए और एडम स्मिथ साहब ने यहां इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का के बारे में बताना शुरू किया। तो अगर हम ये कहें कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो आपके एडम स्मिथ साहब हैं, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। वहीं पर इन्होंने ये बताया कि ये जो आपका इन्होंने ये बताया कि देखो भाई, हमें सबसे पहले काम कहां करना है? तो हमें सबसे पहले काम करना है डिमांड एंड सप्लाई पर। पहले आप ये देखें कि भाई माइक्रो कहते किसको? तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, लिटिल, टाइनी। टाइनी मतलब हम छोटे लेवल पर काम करें। और जे एम कीन्स साहब, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसका मतलब क्या है मैक्रो का? तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, इनॉर्मस, विशाल, वास्ट। इसका मतलब ये कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है जेएम कीन्स को। अब यहां कंडीशन ये है, यहां इन्होंने कहा, एडम स्मिथ साहब ने कहा कि भाई जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अब आपने जैसे इनकी बुक देखी थी, एडम स्मिथ साहब की बुक देखी थी, उनका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन एंड इंक्वायरी टू द, एक बड़ा नाम है, आपको याद रखना है इनकी बुक को, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन ये इनकी बुक है, इनकी बुक का नाम है ये। इसी तरह से यहां पर जेएम कीन्स की बुक का नाम है, इनकी बुक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। ये बुक इन्होंने लिखी। तो इन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि देखो, हमें माइक्रो लेवल पर काम करना होगा। माइक्रो लेवल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल। माइक्रो लेवल का मतलब क्या है? तो इन्होंने ये बताया, एडम स्मिथ साहब ने, कि माइक्रो का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल हो, कोई फर्म हो, कोई फैमिली हो, मतलब हम छोटे लेवल पर काम करें। और वहीं पर अगर हम बात करें कि एग्रीगेट, मतलब अगर मान लिया ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल्स करें, बहुत सारे लोग फर्म्स करें, इंडिविजुअल्स फर्म्स करें,
फैमिलीज करें, अगर इन सबको मिलाएं तो एज ए होल क्या मिला हमें? इकोनॉमी एज ए होल। इकोनॉमी एज अ होल। अगर पूरी इकोनॉमी, क्योंकि ये सारे मिल गए, और अगर हम सारे मिल जाए तो क्या बन गए? पूरी इकोनॉमी बन गई। तो ये इकोनॉमी क्या बनी? तो इकोनॉमी एज ए होल बनी। मतलब हम ये कहें कि एक व्यक्ति माइक्रो है, पूरा एक फॉरेस्ट है। अरे भाई, एक पूरा फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में एक ट्री वो माइक्रो है, और पूरा फॉरेस्ट वो मैक्रो है। हमने सबको मल्टीपल ले लिया, मतलब मैनी ले लिए, प्लूरल ले लिया, तो प्लूरल क्या बन गया? मैक्रो, बड़े हो गए। इसी तरह से इनमें हम ये बात करते हैं, इन्होंने क्या बताया? यहां देखता है हाउस होल्ड को, यहां देखते हैं हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड मतलब एक व्यक्ति। तो यहां क्या दिखाया जा रहा है? यहां दिखाया जा रहा है कंज्यूमर का बिहेवियर। कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर्स बिहेवियर, कंज्यूमर्स बिहेवियर की बात कर रहा। कंज्यूमर कौन है? एक व्यक्ति। अगर एक व्यक्ति के व्यवहार है तो वो माइक्रो का पार्ट बनता है। जैसे डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, ये क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। कोई एक व्यक्ति भी डिमांड कर सकता है, कोई एक व्यक्ति भी सप्लाई कर सकता है। तो ये डिमांड। प्राइसिंग, प्राइसिंग, तो प्राइसिंग क्या हुई? इसका मतलब एक पेन है ये, इस एक पेन की भी अपनी एक प्राइस है, और उन सारी प्राइस को जोड़ देंगे तो मैक्रो बन जाएगा। यहां डिमांड एंड सप्लाई। और क्या देखा आपने? और क्या देखा? यहां डिमांड एंड सप्लाई, प्राइसिंग है। जैसे हम मार्केट देखें, जैसे मार्केट, तो मार्केट तो आप छोटे मोटे मार्केट को यह देख सकते हो। लेकिन अगर हम यहां करें, यहां हम ये कहें, तो इसको हटाइए। अगर हम यहां पर बात करें, तो वो अगर एग्रीगेट डिमांड की बात करें, एग्रीगेट डिमांड, अब इसका मतलब एग्रीगेट का मतलब है टोटल, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, तो एग्रीगेट का मतलब सभी जुड़ गया। तो यहां पर हुआ, इसको बड़ा हो गया, ये हो गया आपका मेजर। तो इसका मतलब हम क्या कहें कि भाई एग्रीगेट डिमांड क्या है? किस किस इकोनॉमिक्स का पार्ट है? तो आंसर कहेंगे मैक्रो का पार्ट है। एग्रीगेट का मतलब क्या है? आंसर है टोटल। अरे भाई, सबको जोड़ दो तो जाते हो गया। इसी तरह से जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ये एक बड़ी समस्या है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है, पूरे वर्ल्ड की समस्या। पॉवर्टी, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये पूरी दुनिया की समस्या, जो पूरी दुनिया की समस्या हो। जीडीपी, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीडीपी ये इंडिया के लेवल पर निकाली जाती है, इसलिए इसको मैक्रो कंसेप्ट रखा जाता है। तो आप क्या समझे? आप ये समझे कि भाई ये जो आपका मैक्रो का और माइक्रो का कंसेप्ट आपको दिखा है, तो यहां पर हमने एक चीज और देख ली कि हम यहां पर कहां से चल रहे हैं। थोड़ा सा और इसको छोटा करके यहां चलते हैं। हमने क्या देखा भाई? हमने ये देखा कि हम सबसे पहले ले रहे हैं किसी एक छोटे पर्सन को ले रहे हैं। मतलब हमने सबसे पहले किसको पकड़ा? तो हमने सबसे पहले एक हाउस होल्ड को पकड़ा, हाउस होल्ड को, एक व्यक्ति को पकड़ा। और उस एक व्यक्ति को पकड़कर हम कहां देख रहे हैं? तो आंसर है किसी सेक्टर को देख रहे हैं। और सेक्टर को देखने के बाद तब हमने किसको देखा? तो तब हम पूरी इकोनॉमी को देख रहे हैं, इकोनॉमी को देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम क्या देख रहे हैं? इकोनॉमी को देख रहे हैं। मतलब हमने सबसे पहले किसको पकड़ा? तो आंसर है हमने हाउस होल्ड को पकड़ा, किसी इंडिविजुअल को पकड़ा, उस इंडिविजुअल से और और दूसरे लोगों को, बड़े ग्रुप को पकड़ा, और उससे फिर उससे बड़े ग्रुप को पकड़ा। तो हमने क्या, नीचे से लिया, ऊपर की ओर चले। तो ये क्या हुआ? तो आंसर है बॉटम अप अप्रोच हुआ, बॉटम अप अप्रोच है। इसे हम
माइक्रो इकोनॉमिक्स को बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, और ये जरूरी भी है। ये जरूरी भी है। और ये जरूरी भी है बच्चों, क्योंकि हमें सबसे पहले नीचे वाले लेवल को उठाना होगा, और जब नीचे वाले लेवल को उठा रहे हैं वही तो छोड़ दिया जाता है। अगर उसको उठा रहे हैं तो ऑब्वियसली सबको समावेशी कर रहे हैं, इंक्लूसिव कर रहे हैं, सबको साथ ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में डेवलपमेंट जाते होगा, परफॉर्मेंस जाते आएगा, समस्या का पता चलेगा। लेकिन हम यहां क्या देखते हैं? हम यहां देखते हैं माइक्रो में हमने क्या देखा, मैक्रो में हमने क्या देखा। तो सबसे पहले ओवरऑल हमने बड़ी चीज को देखा। अब बड़ी चीज को किसको देखा? सबसे पहले हमारी नजर पहुंची कि भाई ये देखो जीडीपी या इकोनॉमी। हमने सबसे पहले इकोनॉमी देखा, इकोनॉमी कहां जा रही है। उसके बाद इकोनॉमी को देखा, इकोनॉमी को देखा कि भाई कौन सा सेक्टर काम कर रहा है इसमें अच्छा, तो फिर हम सेक्टर पे पहुंचे। फिर हम देखते हैं कि सेक्टर के बाद कि कौन सा भाई हाउस होल्ड है, किसको जरूरत है, हाउस होल्ड। अब यहां पर हम क्या, हम ऊपर से नीचे की ओर चले। हमने सबसे पहले यहां इकोनॉमी को देखा, इसलिए ये अप्रोच कैसा हुआ? तो आंसर है ये टॉप डाउन अप्रोच है। इसे हम टॉप डाउन अप्रोच के नाम से जान रहे हैं। ये है आपका टॉप डाउन अप्रोच। ये टॉप डाउन अप्रोच आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, और बॉटम अप्रोच आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा। अब यहीं पर एक टर्म और आती है, एक टर्म हमारे सामने और आती है कि भाई माइक्रो, एक बात और देखेंगे, माइक्रो मैक्रो आर इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम एक बात देखो, हम चाहे हम यहां तो हम माइक्रो से हम नीचे से चले, हाउस होल्ड से, और इकोनॉमी की ओर चल पड़े, नीचे से ऊपर की ओर चले, देखा सबको पैरामीटर देखा, तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि अगर हम उसकी रूट तक जाएं, ग्रास रूट तक जाएं, तो जो आने वाली समस्याएं हैं, जैसे 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930 में आया, तो जो ये इस टाइप के हमारे जो क्राइसिस है, इनका पता कहीं ना कहीं लगाया जा सकता है अगर हम इकोनॉमी के रूट तक जाकर काम करें। वहीं पर अगर हम इस रूट पर काम करेंगे, तो माइक्रो पर काम करेंगे, तो मैक्रो अपने आप ही वो वाइड हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि माइक्रो और मैक्रो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट भी हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। अब यहां पर तो हमने ये सारी चीजें देखी। इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर interdependent and complementary to each other। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं। अब यहां पर देखो कुछ बातें आती हैं, ये ओवरलैप भी एक दूसरे के हो जाता है। इसी तरह से एक टर्म और है जिसको हम कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स, अब ये इकोनॉमिक, ये एक नया कंसेप्ट और आता है कि भाई इकोनोमेट्रिक्स क्या है। तो एक थर्ड कोर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इसको कहते हैं ये थर्ड कोर है, थर्ड कोर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्यों भाई, इसे ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चीज है, इनमें दो चीजों की स्टडी की जाती है। कैसे? एक है स्टैटिस्टिकल और एक मैथमेटिकल। स्टैटिस्टिकल और दूसरा है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल, अगर हम ये दोनों स्टडी स्टैटिस्टिक को ध्यान में रख के अगर इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, तो इस कहीं ना कहीं इसको इकोनोमेट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे
हम एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे हम एक एग्जाम्पल देखें कि एक पर्सन है जिसकी इनकम, जैसे हम एक पर्सन मानते हैं, एक पर्सन है, इसकी इनकम है, इसकी एक इनकम है, हर किसी पर्सन की एक इनकम है, इसका ये एक्सपेंडिचर भी है। तो इसकी मान लेते हैं इनकम 100 रुपए है, 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से मान लेते हैं इसने 40 रुपीज खर्च करे। वहीं पर अगर मान लिया इसकी अगर इनकम 80 रुपए है, तो हो सकता है इसने 30 रुपए खर्च किए। इसका मतलब समझ में आया? अगर मान लिया किसी पर्सन की 60 रुपीज इनकम है, तो हो सकता है वो 20 रुपीज या 30 रुपीज का किसी भी रेशियो में खर्च कर सकता है। तो हम ये क्या दिखा रहे हैं? यहां इस मैनेजमेंट दिखा रहे हैं। मैनेजमेंट किसका? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या मैनेजमेंट ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ मनी। मनी का हमने मैनेजमेंट दिखाया कि किस तरह से ये मैनेजमेंट कर रहा है ये पर्सन। तो अगर ये पर्सन ये मैनेजमेंट कर रहा है, तो इसी को तो किसके बेस से कर रहा है भाई? स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से, मैथमेटिकल फॉर्मेशन से। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक क्यों? क्योंकि इसने दोनों चीज लगाई, एक तो स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स, और इसके माध्यम से इसने स्टडी की इकोनॉमिक्स की। इसीलिए इसको हम क्या कहने लगे? तो आंसर ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करें, कहीं ना कहीं हमने क्या देखा कि अगर हम इकोनॉमिक डेटा के आधार पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इसने इकोनॉमिक डेटा लिया, इकोनॉमिक डेटा, इसने इकोनॉमिक डेटा को लिया और उसके बाद इसने स्टडी कर दी। अब हमारे पास टॉपिक आता है कि इकोनॉमी क्या है। अब इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमी ये क्या है? अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। अब जैसे नाम से पता चला, अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब मनी, व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट, अर्थ मतलब रिसोर्सेस, अर्थ का मतलब क्या? रिसोर्सेस, और व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। इसका मतलब रिसोर्सेस को मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यही चीज बता रहा है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी है क्या? इकोनॉमी इज अब तो इकोनॉमी है क्या, यहां देखेंगे। इकोनॉमी क्या है? इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी क्या है? इज इकोनॉमिक्स। तो आपने कहा फिर इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी इकोनॉमिक्स ही है तो फिर अलग क्यों पढ़ा रहे? तो बच्चों ये अलग पढ़ा नहीं रहे, समझा रहे हैं। इकोनॉमी को इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। क्यों भाई, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, इकोनॉमिक्स क्या कर रहा था? रिसोर्सेस का मैनेजमेंट बता रहा था, क्योंकि ये दो वर्डों से मिलकर आया था कि रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है। लेकिन इन एक्शन, इन एक्शन, इन एक्शन मतलब यहां इकोनॉमिक्स ने तो इसने पढ़ाया था ना, लेकिन इकोनॉमी हमें दिखा रही है, इकोनॉमी तो हमें दिखा रही है, जबकि इकोनॉमिक्स सिखा रहा है। ये अंतर क्या समझ में आया? कि इकोनॉमी ही इकोनॉमिक्स है, लेकिन जब वो एक्शन में आ जाए, जब वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आए, हम जेब में से पैसा निकालते हैं, खर्च कर देते हैं, ये इकोनॉमी का पार्ट बन रहा है। हम किताबों में पढ़ा, स्कूल के अंदर पढ़ा है, तो वो इकोनॉमिक्स पढ़ा है। जब हम जाते हैं दुकान पर, खरीदते हैं, बेचते हैं, मनी आ रही है जा रही है, मनी आ रही है जा रही है, ये इकोनॉमी है। आगे देखेंगे तो इकोनॉमी क्या दिखाई दी। इकोनॉमी एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कोई इकोनॉमिक एक्शन हो,
कोई इकोनॉमिक एक्शन, इकोनॉमिक एक्शन अगर होता है, मतलब पैसे का आना जाना किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर होता है, तो उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये जो इकोनॉमी है, अगर किसी ज्योग्राफिकल एरिया की बात आती है, तो ये तो किसी फैमिली के अंदर भी हो सकती है कि भाई फैमिली के अंदर भी पैसे का लेन देन होता है। तो क्या फैमिली की इकोनॉमी होती है? हाँ, फैमिली की इकोनॉमी हो सकती है। कंपनी की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या कंट्री की हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसी तरह से हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं कि इंडियन इकोनॉमी, हम पढ़ते हैं यूएस इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि उनका एक ज्योग्राफिकल एरिया है। जापान की इकोनॉमी क्या पढ़ रहे हैं हम? अरे भाई, ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर होने वाले मनी के एक्सचेंज को देख रहे हैं। इसी तरह से हर किसी फैमिली की, कंट्री की, कंपनी की, कंट्री की, नेशन की, सबकी इकोनॉमी होती है, इसलिए हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी। जैसे और एग्जाम्पल के तौर से देखें कि हमने, जैसे एग्जाम्पल के तौर से यहां पर देखो कि जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, एक ज्योग्राफिकल, ये आपका इकोनॉमिक कंसेप्ट, इकोनॉमिक का कंसेप्ट हम देखते हैं। वो इकोनॉमिक का कंसेप्ट क्या है? एक इन ज्योग्राफिकल एरिया। और हमने देखा कि भाई अब हमने जैसे बजट बनाया, बजट 2023 और 24 ये बना दिया। इसके अंदर हमने कहा कि 1,00,000 करोड़ ये इसका बजट है। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। तो इसके अंदर हमने कहा कि भाई कुछ पैसा इसमें हेल्थ सेक्टर में जाएगा, कुछ सेक्टर एजुकेशन में जाएगा, कुछ जाएगा आपका वीमेन एम्पावरमेंट, कुछ जाएगा इन्वायरमेंट के लिए जाएगा, कुछ रोड, कुछ रेलवे। तो ये जो आप यहां पर डिवाइड कर रहे हो, ये सब इकोनॉमी है। ये क्या है फिर? ये इकोनॉमी का पार्ट, क्योंकि मनी जा रही है और अलग अलग काम में घूम रही है। तो इकोनॉमिक्स को हमने कहां, एक ज्योग्राफिकल एरिया में लगाया, कहां लगा दिया? हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। तो ये इकोनॉमी का पार्ट है। तो इकोनॉमी का पार्ट का मतलब है जहां पर आप पैसा जिन जिन क्षेत्रों में लगा रहे हो वो इकोनॉमी है, और उसका कंसेप्ट इकोनॉमिक्स है। बेटर यू अंडरस्टैंड। हमें क्या पता चला? हमें यह पता चला कि भाई हर किसी देश के अंदर, देश दुनिया में जो इकोनॉमी के कंसेप्ट हैं वो सेम रहते हैं। मतलब जो प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ इकोनॉमी वो सेम रहते हैं, रिमेन सेम। पूरी दुनिया के अंदर 3 कंसेप्ट हैं। जैसे सबसे पहले प्रोडक्शन करना है आपको, प्रोडक्शन, ठीक है भाई, प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन के बाद क्या करोगे आप? तो आंसर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर क्या करोगे? तो आंसर है यहां हम कंजप्शन करेंगे, और अगर कंजप्शन करोगे तो फिर क्या होगा? तो भाई नीड होगी तो फिर प्रोडक्शन होगा। तो ये एक साइकिल है जो इसी सिस्टम से होता है। पूरी दुनिया के अंदर जाइए, यही सिस्टम चलेगा। लेकिन प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स चेंज होंगे। तो बदलता क्या है?
तो आंसर चेंज होता है, चेंज होता है, आंसर है फैक्टर्स। चेंज होता क्या है फिर? तो चेंज होता है फैक्टर्स। मतलब किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर आप जा रहे हो तो क्या बदल रहा है? तो आंसर है फैक्टर्स बदल रहे हैं, ये फैक्टर्स बदल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल पल के तौर से यहां हमने क्या कहा कि अगर मान लो यूएस है, यूएस है, इसने इंडस्ट्री को चलाया, तो इसका मतलब है इसकी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हुई। जैसे इंडिया, इंडिया ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर, इसका मतलब इंडिया की इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी हुई। मतलब चेंज क्या हो रहा है? तो आंसर चेंज हो रहे हैं फैक्टर्स। तो इसका मतलब प्रोसेस, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द इकोनॉमी रिमेन चेंज, सॉरी रिमेन अनचेंज। यहां पर इकोनॉमी के प्रिंसिपल है, थ्योरीज है, उसके सिद्धांत है, वो हमेशा सेम रहते हैं, लेकिन बदलते हैं केवल उसके मेथड, बदलते हैं उसके केवल फैक्टर। अमेरिका ने क्या मेथड लगाया कि इंडस्ट्री लगाओ, तो वो एक डेवलप्ड नेशन हो गया। इंडिया ने क्या देखा कि पैसा नहीं है, चलो एग्रीकल्चर ले लो, तो इंडिया ने एग्रीकल्चर, इंडिया की एग्रीकल्चर मतलब एग्रेरियन इकोनॉमी हुई, इंडिया की एक डेवलपिंग इकोनॉमी हुई। क्योंकि देश दुनिया में जो भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनकी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी होती है। इसी के आधार पर हम अब टॉपिक पढ़ रहे हैं सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। अब हम सेक्टर्स पढ़ते हैं ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स हैं, अब उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं 3 सेक्टर हम यहां देखते हैं। 3 सेक्टर में सबसे पहले आता है जिसे कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की ओर चलते हैं। आई थिंक बेटर यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा? क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? सभी को? यस, ओके। हाँ, प्राइमरी मतलब जो समझा रहे हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर, और इसी तरह से आता है टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर, अब प्राइमरी सेक्टर क्या है? तो देखो अब हाल ही में जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं इसको आगे और सब डिवाइड करते हैं। बेसिकली इसको प्राइमरी मतलब बेसिक रूप से हम 3 ही सेक्टर लेते हैं मेजरली, लेकिन अब ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन हमने ये देखा इस सेक्टर के अंदर भी बहुत ज्यादा एक मल्टी सेक्टर है इसके अंदर, इसलिए इसके 2 सब क्लास कर दिए गए, क्वाटरनरी सेक्टर, और दूसरा आता है आपका जिसे कहते हैं क्वाइनरी सेक्टर, क्वाइनरी सेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि मेजरली हमारे पास तो 3 है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो उसकी सब कैटेगरी बनाकर हमने क्या देखा? तो आंसर है 5 हमने इसके सेक्टर को देख लिया। अब इसको हम एक एक करके जरा देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से सेक्टर हैं, क्या क्या सेक्टर हैं, यहां पर हम देखेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो प्राइमरी सेक्टर है, पहले उसकी बात कर लो। प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, अब प्राइमरी का सेक्टर का मतलब क्या है?
जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो और एक्सप्लॉइटिंग हो, एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब इसको अगर हम अलग कर दें तो आई थिंक ये आपको समझ में ज्यादा आएगा। यहां चर्चा किसकी है? तो आंसर है नेचुरल रिसोर्स। यहां घूमती है सारी बात नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, तो यहां पर ऑब्वियसली ये प्राइमरी सेक्टर होगा। इसमें एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे भाई हम नेचर से ही ले लिया, हमने माइनिंग, यहीं से हमने ले लिया एग्रीकल्चर, हम सब मिट्टी का सोइल का यूज कर रहे हैं, नेचर नहीं दिया है। नेक्स्ट फिशरीज, हमें समुद्र से हमें फिशरीज मिल रही है, पोल्ट्री, डेयरी, डेयरी और फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री। अगर हम इनको सबको लें तो कहीं ना कहीं ये हमें कहां से मिल रही है? तो ये कहीं ना कहीं से हमें कहां से मिल रही है? तो आंसर ये नेचुरल से ही मिल रही है। ये सभी हमारे पास क्या है? आंसर है नेचुरल रिसोर्सेस है। अब अगर नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ये सब पता चल गया, तो भाई इसके अंदर जो पर्सन लगे हुए हैं, जो भी पर्सन इसके अंदर लगे हुए हैं, जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, वो तो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी धूप में किसान पूरी दिन हल के पीछे लगे रहते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, सबका पेट भरते हैं, लेकिन उसको मिलता क्या है? उसको क्या चाहिए? एमएसपी। वो भी उसको मिल नहीं पाता। उसको न धूप धूप की परवाह, न सर्दी की परवाह, न बारिश की परवाह, काम कर रहा है, कपड़े मैले हैं, गंदे हैं, लेकिन अल्टीमेट उसको क्या मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। यही कारण है कि ये बेसिकली क्या है? पर्सन ऐसे काम में लगे हुए लोगों को ये रेड कॉलर कहते हैं, क्योंकि इनका जो कॉलर है भाई, इनका जो रेड कॉलर एम्प्लॉय कहेंगे, इनको रेड कॉलर एम्प्लॉय कहा जाता है। ये लोग जो इसमें कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी गरीबी से बाहर नहीं आ पाते, ऐसे लोगों को हम रेड कॉलर एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं। अब ये जो सेक्टर है हमारा, ये सेक्टर हमें प्रोवाइड क्या करता है? हमारी जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन देता है? तो देखो, अगर हम अपने इसमें जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट में कितना है? तो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन केवल अप्रोक्स लगभग घटता है, बढ़ता है, ये घट भी रहा, बढ़ भी रहा है। तो यहां मानिए 17.5% नियर अबाउट, ये मान लीजिए यहां इतना रेशियो इसका यहां पर हमें देखने को मिलता है। यहां आपको आई थिंक समझ। लेकिन अगर हम यहां इसको एम्प्लॉयमेंट के रूप में देखें, एम्प्लॉयमेंट, इससे रोजगार लोगों को कितना मिलता है? तो रिसेंट में अगर हम देखें लगभग 54.6% लोगों को यहां रोजगार मिलता है। तो आप क्या समझेंगे कि एक ऐसा सेक्टर जिसमें इनकम कम है, लोग ज्यादा लगे हुए हैं, ये भारत की हालत है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग हैं वो ज्यादा हैं, लोगों को रोजगार मिलता ज्यादा है। कहां पर? एग्रीकल्चर के अंदर। इसलिए हमारे भारत के अंदर प्राइमरी सेक्टर ज्यादा डोमिनेंट है प्रेजेंट में, क्योंकि लोगों को रोजगार यहां ज्यादा मिल रहा है। इसलिए हम इसी बेस पर इंडिया की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं क्या कहेंगे? तो इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन इकोनॉमी क्यों कहा हमने एग्रेरियन इकोनॉमी? क्योंकि इसलिए कहा क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी इंडिया के अंदर डोमिनेंट है। और देखिए 54.6% लोगों को यहां रोजगार मिलता है।
तो यहां जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड होगी उसको हम डेवलपिंग इकोनॉमी कहेंगे। इसका मतलब एक डेवलपिंग इकोनॉमी है या हमारी डेवलपिंग, हमारी इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। तो इंडिया हमें पता चल गया इंडिया आखिर क्या है, इंडिया कैसा है, ये आपको पता चल गया। प्यारा सा इंडिया है इंडिया। तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? एग्रेरियन इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। अब हम आगे चलते हैं, सेकंड कंसेप्ट की ओर चलते हैं, जिसका नाम है सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर की ओर चलो। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली इसको हमने पहले क्या किया, हमने पहले देखा आई थिंक सबको बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये बहुत बढ़िया संदीप कुमार, ये लाइव क्लास है या रिकॉर्डेड? बच्चे ये दोनों क्लास है और 5 मिनट ब्रेक प्लीज। अच्छा परविंदर ने कहा 5 मिनट, अच्छा कोई बात नहीं। क्या परविंदर ऑल ओके? संदीप कुमार चीजें समझ में आ रही है? बच्चे ये दोनों ये मिलेंगे, ये लाइव क्लास भी है रिकॉर्डेड क्लास दोनों भी है, दोनों है, ठीक है ओके। परविंदर का कहना है कि 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, जल्दी बैक होइए परविंदर जी। चलिए जल्दी आइए, जल्दी आइए बच्चों। ओके यस ऑल ओके सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। परविंदर को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़े परविंदर, संदीप और सभी बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चे, ठीक है। चलो हम सेकेंडरी सेक्टर, हम अब चलते हैं बच्चों कि सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली किसे कहते हैं। तो अभी आपने जैसे मान लिया एक रॉ मटेरियल लिया, जैसे एग्जांपल वीट लिया, आपने वीट को लिया रॉ मटेरियल को और आपने इसको मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई किया और इसका क्या बना दिया? तो इसका बना दिया आपने फ्लोर, आटा बना दिया, फ्लोर बना दिया। तो क्या ये मॉडिफाई हुआ? हाँ। क्या इसके ऊपर कुछ प्रोसेस हुआ? यस। इस आटे का और क्या बना दिया? तो आंसर ब्रेड बना दिए, बड़े धड़ल्ले से बिकने लग गए, और बिस्किट बना दिए, बड़े चाव से आप लोग खाने लगे। मतलब अगर हमने कहा ये वीट है, ये रॉ मटेरियल था, अल्टीमेट इसका क्या बना? बिस्किट बन गया। तो भाई अगर बिस्किट बन गए तो यहां से यहां तक हुआ क्या? तो ये हुआ ट्रांसफॉर्म। इसलिए इस सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफॉर्म सेक्टर। ट्रांसफॉर्म सेक्टर है, प्रोसेस्ड सेक्टर है, प्रोसेसिंग सेक्टर। क्यों इसके ऊपर प्रोसेसिंग की हमने? इसका हमने रूप बदल दिया। ओके आई एम बैक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड परविंदर सिंह, वेरी गुड। तो हमने क्या कहा कि इसको हमने प्रोसेसिंग कर दिया, तो इसलिए इसको प्रोसेसिंग सेक्टर भी कहते हैं। इसको हमने क्या किया? मैन्युफैक्चर कर दिया, मैन्युफैक्चर किया।
तो इसलिए इसको मैन्युफैक्चर सेक्टर भी कहते हैं। और ये सारा हो कहाँ रहा, तो भाई ये सारा हो रहा इंडस्ट्री के अंदर, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहेंगे। अब आप समझ गए कि सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहां लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहां पर लगी होती है। यही एक मैन्युफैक्चर पूरी दुनिया के अंदर देखो, अगर हम पूरी दुनिया के अंदर देखेंगे तो लार्जेस्ट, ध्यान रखना, लार्जेस्ट पूरी दुनिया के अंदर लार्जेस्ट इंप्लॉय यहां पर ही होते हैं, पूरी दुनिया के लार्जेस्ट इंप्लॉयर है, इंप्लॉयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर देखो सबसे ज्यादा इसी सेक्टर के अंदर लोग लग रहे हैं। अरे ब्रिटेन को देखो, पहले सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हुआ, और उसके बाद देखिए ब्रिटेन से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, पूरा यूरोप डेवलप्ड हो गया। अब हम यूरोप की कंट्रीज को किस रूप से जानते हैं, तो हम डेवलप्ड नेशंस के नाम से जानते हैं, विकसित देश। और अमेरिका को क्या जानते हैं, क्योंकि अमेरिका ने डेवलप्ड कर दिया अपने आप को, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया। जब दुनिया सोचती भी नहीं थी, तो उस समय यहाँ ब्रिटेन ने बड़े स्तर पर मशीनों का प्रयोग करके इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। इसलिए ये सेकेंडरी सेक्टर जिस देश के अंदर होगा वो देश डेवलप्ड कहलाएगा। अब यहां पर इसके अंदर लगे हुए लोग क्या कहलाएंगे, तो इसके अंदर जो लोग लगते हैं भाई, क्यों, क्योंकि हर किसी इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं क्या होती है, तो वो होती है उनकी ड्रेस। अगर ड्रेस होती है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई, ये तो ब्लू कॉलर है, ब्लू कॉलर सेक्टर है, इसलिए इसको यहां लगे हुए लोगों को ब्लू कॉलर कहा जाता है। और अगर हम कहें कि भाई जीडीपी में क्या इसका कंट्रीब्यूशन है, हाँ बिल्कुल है। अगर हम अपनी जीडीपी की बात करें तो अप्रोक्स 31% के लगभग, अगर हम जीडीपी की बात करें तो लगभग 31% के लगभग नियर अबाउट, ये थोड़ा सा राउंड फिगर है, ये बदलता रहता है, इसे हमें ये याद नहीं रखना कि ये राउंड फिगर याद रखना कि मतलब 20 से 30 के बीच में है ना, 30 अप्रोक्स 30 या 30 के आसपास। 30 या 31 के पास आसपास हम इसको देख सकते हैं। तो यहां अगर हम बात करें कि जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लोगों को ये रोजगार दे रहा है, तो जिस देश के अंदर ये सेक्टर होगा उस देश को हम डेवलप्ड कहेंगे। अब आई थिंक समझे, अब हम चलते हैं जिसको हम कहते हैं टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, अगर हम टर्सरी सेक्टर की बात करें मतलब तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर मतलब तृतीय क्षेत्र। आई एम बैक सर, ओके। अब टर्सरी सेक्टर देखो, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर्विस टू सपोर्ट। क्या मतलब है, सर्विस टू सपोर्ट, मतलब जहां पर आप क्या कर रहे हो, तो आंसर है जहां आप सपोर्ट कर रहे हो किसी को। अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो समझिए सपोर्ट करने के लिए सर्विस कर रहे हो, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। मतलब समझ आया कि इसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, क्योंकि यहां क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये सर्विस प्रोवाइड, इसलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, तो एक तो जैसे एडुकेशन जरूरी है, एजुकेशन के फील्ड में एजुकेशन सेक्टर है। जैसे आपका हेल्थ है, बैंक है, हेल्थ है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है। जैसे आपका एक सीईओ है, सीईओ है, जैसे आपका प्लम्बर है, अब हम जब कोबलर है। अब एक बात बताओ,
इस सेक्टर के अंदर तो सभी आ गए, इस सेक्टर के अंदर तो सभी आ गए। अब हमें एक बात बताओ, 1% तो ये, क्योंकि सर्विस सेक्टर में तो सबको, अगर हम सबको एक ही कैटेगरी में रख दें तो भाई ये तो गलत होगा। अब जैसे एग्जांपल एक प्लम्बर है, तो ये प्लम्बर जो है वो अशिक्षित भी हो सकता है, ये अशिक्षित भी हो सकता है, इलिटरेट भी हो सकता है, अनएजुकेटेड भी हो सकता है, तो इसके पास तो स्किल है नहीं। लेकिन अगर हम कहें बैंकिंग, अगर हम कहें बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर में भी आपको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इतनी हाई फाई शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ने की। लेकिन अगर सीईओ बनना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, तो यहां पर स्पेशलाइजेशन होगा। तो यहां इस सर्विस सेक्टर के अंदर भी 3 चीज दिखाई जा रही है कि यहां पर नो नीड ऑफ एजुकेशन, कोई जरूरत नहीं, काम सीख लिया। लेकिन सीईओ बनने के लिए हायर क्वालिफिकेशन चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हायर क्वालिफिकेशन, बैंकिंग के लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए, तभी भाई बैंक के अंदर नौकरी लगेगी। और अगर हम कहें आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, ये अफसर बनने हैं, तो यहां पर क्या चाहिए? हायर एजुकेशन चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, यहां स्पेशल नॉलेज चाहिए। बैंक के अंदर नॉलेज चल जाएगी, लेकिन आईएएस और पीसीएस बनने के लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए। यहां पर क्या समझ में आया? मतलब इसके अंदर सर्विस सेक्टर के अंदर भी कैटेगराइजेशन है, यहां कैटेगरी है। इसलिए क्योंकि सर्विस सेक्टर सारे हैं, इसलिए इसको अलग अलग, कि किसके पास कम नॉलेज है, किसी के पास मीडियम नॉलेज है और किसके पास हायर नॉलेज है, इसी आधार पर इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और इस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में लगे हुए लोगों को किस नाम से जानने लगे? तो आंसर है व्हाइट कॉलर। क्या कहते हैं इनको? कहने लगे व्हाइट कॉलर, व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर कहा गया किसके अंदर लगे हुए लोगों को? तो आंसर है टर्सरी के अंदर लगे हुए। लेकिन बात वही आई, जिसके पास हायर नॉलेज हो उसको फिर क्या कहेंगे? अरे भाई इनका तो रुतबा ही अलग होता है ना, जो आईएएस अधिकारी हैं इनका तो अधिकार, आईएएस है, पीसीएस, इनका तो रुतबा अलग होता है, इन्हें तो इनके पास स्पेशल नॉलेज है, इसलिए इनको कहते हैं गोल्ड कॉलर। क्या कहेंगे इनको? गोल्ड कॉलर कहेंगे। इसका मतलब समझ में आया? इसी आधार पर हम आगे कैटेगरी करते हैं, जिसको अब हमारे जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है ओवरऑल। तो इसके हमारे जीडीपी में ओवरऑल इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर, यहां पर हम ऊपर लिख देते हैं, ओवरऑल जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्स कितना है, राउंड फिगर याद रखेंगे, 53.665, लगभग अप्रोक्स ऐसा याद रखे करें। और इस समय देखो, अगर हम ये कहें कि भाई भारत के अंदर इतना जीडीपी यहां से मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी, आगे बढ़े, हमने देखा कि टर्सरी सेक्टर से हमें क्या मिल रहा? टर्सरी सेक्टर, इससे हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन? तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अबव 50, 53.65 मान लो, ये मतलब अबव 50। तो ध्यान रखना, जहां पर 50% से रेशियो अधिक होता है तो मैनेजमेंट उसी के पास जाता है। जहां 50% से रेशियो ज्यादा होगा तो मैनेजमेंट उसी के पास में जाएगा। तो आप क्या समझे? हम ये समझे कि हमारी जीडीपी में जब 50% ज्यादा कंट्रीब्यूशन है तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी हो गई? तो इंडियन इकोनॉमी कैसी हो गई भाई? टर्सरी इकोनॉमी हो गई, टर्सरी इकोनॉमी हुई। बहुत बढ़िया। जब टर्सरी इकोनॉमी हुई तो भाई अभी पहले क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था कि भाई हमारी इकोनॉमी तो एग्रेरियन है,
एग्रेरियन इकोनॉमी है, लेकिन अब क्या बन गई, तो ये तो टर्सरी इकोनॉमी बन गई। तो चलते हैं अभी हम इसके बारे में। सबसे पहले क्वाइनरी ले लीजिए, क्वाटरनरी। अब इसी का पार्ट ले लेते हैं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर ले लो। क्वाटरनरी सेक्टर का मतलब ये है कि भाई इस सेक्टर के अंदर नॉलेज बेस्ड सेक्टर, इसे नॉलेज बेस्ड सेक्टर कहते हैं, नॉलेज बेस्ड सेक्टर। नॉलेज बेस्ड सेक्टर है मतलब यहां पर नॉलेज चाहिए। मान लो बैंक के अंदर आपको काम करना है, बैंकिंग सिस्टम में, तो भाई अनपढ़ व्यक्ति तो कर नहीं सकता, अनएजुकेटेड तो कर नहीं सकता, बिल्कुल। और अगर मान लिया जैसे आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है, यहां पर कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन या आईटी सेक्टर, जैसे आईटी सेक्टर है तो इसके अंदर भाई पढ़े लिखे लोग काम करेंगे, इसलिए आईटी सेक्टर है। जैसे एजुकेट टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, जैसे डॉक्टर बनना है एजुकेशन में, एजुकेशन में अगर मान लिया कोई टीचर ही बनेगा तो भाई टीचर कोई ऐसे ही तो थोड़ी पढ़ लेगा, ऐसे थोड़ी पढ़ा देगा कोई। तो टीचर अगर है तो सिंपल सी बात है, टीचर बनने के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर बनना है, टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, एडवोकेट है, तो ये सब अगर बन रहे हैं तो यहां एजुकेशन चाहिए, यहां एजुकेशन चाहिए। बहुत बढ़िया। अब क्वाटरनरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लो। क्वाइनरी, क्वाटरनरी तो पढ़ लिया हमने, क्वाइनरी, क्वाइनरी सेक्टर। अब यहां तो भाई चाहिए स्पेशलाइजेशन, स्पेशल एजुकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, यहां स्पेशलाइजेशन चाहिए। एक डॉक्टर है तो ये तो भाई डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सबको नहीं बुलाया जाएगा, जिसके पास स्पेशल नॉलेज होगी उसी को बुलाया जाएगा। तो ये तो हुआ कौन सा, इसका मतलब स्पेशल नॉलेज क्या चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए स्पेशल नॉलेज। मान लो यहीं पर अगर कोई टीचर है तो उसे अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेसर के लिए, तो प्रोफेसर सारे तो नहीं बनेंगे, है ना, प्रोफेसर सारे तो नहीं बनेंगे। इसका मतलब उसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए। कंपनी में मैनेजर तो सभी है, बहुत हो सकते हैं, लेकिन सीईओ तो भाई एक ही होगा। और कौन होगा, जिसके पास स्पेशल नॉलेज होगी। ब्यूरोक्रेट्स, जैसे ब्यूरोक्रेट्स, ये क्या है, ये सभी ब्यूरोक्रेट्स मतलब आईएएस अधिकारी, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिसीजन मेकर, डिसीजन, डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर, ये सभी पॉलिसी मेकर। जैसे थिंक टैंक, नीति आयोग, क्या है ये नीति आयोग, नीति आयोग, जिसका नाम पहले था योजना आयोग, योजना आयोग। तो ये क्या है, एक थिंक टैंक है। इसका मतलब ये सभी क्या सेक्टर हैं, तो आंसर है, इनको हम कहेंगे कि भाई ये क्वाइनरी सेक्टर है, जहां स्पेशल नॉलेज की जरूरत हो। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि यहां पर ये सभी क्या है। तो ये आपने देखा, यहां ये सेक्टर हमने पढ़ा, इसको तो हमने पढ़ लिया कि ये क्वाटरनरी का पार्ट है, लेकिन ये सभी पार्ट जो है, जो आप ये देख रहे हैं, 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 नीति आयोग, पॉलिसी मेकर, टॉप डिसीजन, तो ये आपका क्वाइनरी सेक्टर है। जबकि ये आपका कौन सा है, आंसर है क्वाटरनरी, क्वाटरनरी। और ये आपका सारा कौन सा है, जहां स्पेशल नॉलेज की जरूरत पड़े
तो वो होगा आपका, आई थिंक बेटर यू अंडरस्टैंड, ये आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए हम इसको सबको क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम गोल्ड कॉलर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड कॉलर है भाई, रॉयल सर्विस है, रॉयल सर्विस है, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, क्या बन जाओगे, रुतबा ही कुछ अलग रहेगा। बस गोल्ड कॉलर, गोल्ड इसका मतलब गोल्डन मिल गई आपको, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई, गोल्डन सर्विस मिल गई आपको। समझे? हीरा सबको नहीं मिलता, हीरा उसी को, कोहिनूर सबको नहीं मिलता, लेकिन जो प्रयास करते हैं उन सभी को मिलता है। तो आप बस अथक प्रयास करिए, एक प्रॉपर वे में, सही डायरेक्शन में आप अपनी तैयारी करिए, यहां आपको सारी चीजें बहुत अच्छी मिलती चली जाएंगी। अब हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन की बात कर लें कि कौन कौन सा, किस किस का कंट्रीब्यूशन कहां कहां है, हम ये भी थोड़ी सी बात आपसे डिस्कस कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास सेक्टर कौन कौन से हुए, तो आंसर है प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर। अब कंट्रीब्यूशन की बात कर लें, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी। यहां पर हम इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन किस किस का है वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्टर्स, और सेक्टर्स में हम देखा कि सेक्टर्स में हमने देखा, थोड़ा सा हम ऊपर कर लें, ये आपका सेक्टर्स है और ये आपका टाइम रहेगा 2019-20, 2019-20, 2020-21, 2021-22। एक थोड़ा सा रफली आइडिया लेना है, एक रफ आइडिया लेना है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, ये सबको मिलाकर हमने ये देखा कि यहां 18.4% यहां कंट्रीब्यूशन इस समय 1920 में रहा, 20.2% मतलब थोड़ा सा बढ़ा, और 18.8% यहां इस समय आया 20। तो ये चेंज होता रहेगा, लेकिन राउंड फिगर आप याद रखें कि लगभग 20% से कम ही इस एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं जैसे आपका इंडस्ट्री सेक्टर की बात अगर हम कहें तो लगभग 26.7% के लगभग यहां था, 25.9% के लगभग यहां देखा, 28.2% यहां देखा। तो ये थोड़ा सा बदलेगा, ये थोड़ा सा इसे आइडिया रखना है, ऐसा नहीं कि आप रट्टा मारो इसको, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आइडिया रखना। उसके बाद इसके अंदर भी हम देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी चीज आ रही है। तो इंडस्ट्री में एक तो आ रही है आपकी, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम देखते हैं माइनिंग से जो सामान आया उसको रिफॉर्म करके मशीनों से निकाला, इसके बाद माइनिंग को चाहे हटा दो,
आप यहां रखो मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर, और मैन्युफैक्चर में आप रखिए 15.4% मैन्युफैक्चर में। दूसरा ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी 2.5%। और हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में तो ये है 8.0%, 8.0%। वहीं पर अगर हम आगे थोड़ा सा बात कर लें, सर्विस सेक्टर की बात कर लें, सर्विस सेक्टर की बात कर लें तो सर्विस सेक्टर में हम देखेंगे 50.0% लगभग देखा गया था 2019 और 20 में। 53.9% बढ़ा और उसके बाद 53% के लगभग इस 2022 और 23 में 53.5%। ये एक आइडिया रखना आपको। इसमें भी सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा किसमें, तो आंसर है ट्रेड है, होटल्स है, ये आपका ट्रेड है, होटल्स है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सभी के अंदर देखा गया है कि 16.9% जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का। हम अगर यह देखें फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल फाइनेंस, रियल एस्टेट, इन सभी के अंदर अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे हमारी सर्विस सेक्टर के अंदर तो 20.9%, 20.9% यहां हम देखते हैं। अगर वहीं हम देखें पब्लिक है, एडमिन है, डिफेंस है, पब्लिक एडमिन, डिफेंस है, तो इसके अंदर भी हम लगभग 15.2% ये कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो आंसर है सर्विस सेक्टर। आई थिंक यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हमारा एक क्वेश्चन है, कौन कौन जवाब देगा जो बताइए, यहां कौन कौन जवाब देंगे, हमें अब क्वेश्चन चाहिए। पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि विच सेक्टर प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हमारे पास अब क्वेश्चंस के जवाब चाहिए हमें। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि विच सेक्टर प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये आपका पहला क्वेश्चन है ना। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर, पहला क्वेश्चन है। तो ये राइट, विच विच सेक्टर है जहां मैक्सिमम हमें एम्प्लॉय मिलता है। बहुत बढ़िया आंसर आया, एकदम बहुत जबरदस्त आंसर आया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परविंदर ने बता दिया, जगपाल ने बताया, ओके ओके। और ये नाम नहीं है बच्चे, नाम दे, इसका नाम चेंज करना। संदीप ने, संदीप ने, बेटा संदीप, ये अब दूसरा क्वेश्चन है। हमने कहा कौन सा ऐसा सेक्टर है मैक्सिमम जीडीपी इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर सबसे अधिक जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है।
पूजा रानी ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त भाई, जबरदस्त आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर है। ये जो नंबर है 9056 लास्ट में 926, ये नाम चेंज करे बच्चे अपना। जगपाल ने भी है, सर्विस सेक्टर, पूजा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पूजा रानी, परविंदर, ये सभी आंसर दे रहे, जबरदस्त भाई, कवर जबरदस्त, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परविंदर ने सभी आंसर अच्छा दिया, जबरदस्त आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन है, कौन सा सेक्टर है, विच सेक्टर इज नोन एज रेड कॉलर, रेड कॉलर किसे कहा जाता है, कौन सा सेक्टर है जिसे रेड कॉलर कह रहे हैं, रेड कॉलर कह रहे हैं। एग्रीकल्चर, बहुत बढ़िया, संदीप का भी बहुत बढ़िया, जबरदस्त, प्राइमरी सेक्टर, गजब, सुंदर, अति सुंदर। ये क्वाइन, जगपाल क्वाइनरी सेक्टर नहीं बचे, इसको ठीक करो, क्वाइनरी नहीं, बहुत बढ़िया, प्राइमरी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप बताएंगे, क्वेश्चन है, ये बुक किसकी है, कौन बताएगा। एन, अब एक पूछ रहे हैं हम, ये बताना है आपको, आपको बताना है, अ जनरल थ्योरी, मतलब हुज बुक, ये बुक बतानी है, ये किसकी है, जनरल थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये बुक बतानी किसकी है। दूसरी बुक बतानी है पहले का आंसर, दूसरे का आंसर देना है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक किसकी, दोनों के आंसर हमें चाहिए, दोनों के आंसर चाहिए। जेएम कीन्स, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप का एक क्वेश्चन रहेगा, अब एक मेंस का आप आंसर लिखोगे, बहुत बढ़िया। एक मेंस का क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो कल कब तक चलेगी क्लास, बच्चे अभी तो जो टाइम है 8:30 है ना, कल 9 बजे तक शायद क्लास चलेगी, वो आपके पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन। आपको क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज द रोल ऑफ, है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ टर्सरी सेक्टर, क्वेश्चन लिख देते हैं, सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर
इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये आपको 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है ना। ये कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों यहां पर हम क्लास को एंड करते हैं। आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करिए। इसी के साथ बच्चों थैंक यू, जय हिंद।